नमस्कार। आज का हमारा वीडियो कक्षा 8 के लिए है। कक्षा 8 में हम लोग हाफ ईयरली के लिए रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे हैं। तो आज हम आपको एक चैप्टर है जिसमें अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखा जाता है। हम लोग ये देखते हैं कि जितने भी वाक्य हम लोग बोलते हैं उनमें बहुत सारे वाक्य हम लोग अशुद्ध बोलते हैं। हमें लगता है कि वाक्य शुद्ध है, परंतु सच में वाक्य अशुद्ध होता है। सामने वाला व्यक्ति उस भाषा, हमारी भाषा को समझता है, हिंदी भाषा पढ़ता है, लिखता है और जानता है, इसलिए वो उस बात को समझ लेता है, परंतु वाक्य सही था या गलत था। व्याकरण की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो अक्सर हम लोग बहुत सारे वाक्य लगभग हम कह सकते हैं कि सारे वाक्य अशुद्ध ही बोलते हैं। तो व्याकरण को जानने वाले अशुद्ध वाक्य नहीं बोलना चाहिए। इसलिए हम अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना या शुद्ध वाक्य में क्या क्या गलतियां होती हैं, कैसे कैसे वाक्य शुद्ध होता है, इसको हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पाठ ही हमारा है, पाठ 6 है हमारा, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना। तो अशुद्ध वाक्य को कैसे शुद्ध करते हैं, उसमें क्या क्या गलतियां होती हैं, इसको हम लोग देखते हैं। मैंने बोर्ड में कुछ वाक्य लिखे हैं जैसे कि उसको आराम से हम लोग समझ सकें और इसको देख सकें। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पाठ का ही नाम है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना। ये पाठ 6, पाठ 6, पाठ 6 हमारा अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने के लिए है। अब पहला वाक्य हमने लिखा है, कूलर में ठंडी ठंडी हवा चलती है। यहां पर में क्या है? अधिकरण कारक। ये आपका अधिकरण कारक है। कूलर में हवा चलती है, तो कूलर में जब हवा चलेगी तो वो एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा और हमें पता नहीं चलेगा। हमें ये कहना चाहिए, यहां दिया हुआ है कूलर में ठंडी ठंडी हवा चलती है। में अधिकरण कारक इसमें नहीं होना चाहिए। वाक्य पूरी तरह से अशुद्ध है। अगर कूलर में चलेगी तो हमें कैसे लगेगी? हमें क्या लिखना चाहिए? कूलर से ठंडी ठंडी हवा आती है। ये सारे यहां पर में की जगह पर से, कूलर से ठंडी ठंडी हवा निकलती है। क्रिया भी गलत हो जाएगी। हवा निकलती है या हवा आती है। ठीक है, हम इसको इस तरह करेंगे। तो यहां पर कारक संबंधी अशुद्धि है। क्या है? में अधिकरण कारक और से अलग होना। दूसरा वाक्य देखिए, गोदान को पढ़कर आनंद की प्राप्ति हुई। यहां पर आनंद शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा। यह है भाववाचक संज्ञा। आनंद भाववाचक संज्ञा है तो हमें उसकी जो क्या होगा, उसकी फीलिंग होगी, अनुभूति होगी, ना कि प्राप्ति होगी। प्राप्ति स्थूल वस्तुओं की होती है, जैसे मुझे अवार्ड प्राप्त हुआ, मुझे धन प्राप्त हुआ, मुझे पुस्तक प्राप्त हुई। इस तरह की बातें जो हमें दिखती हों, जो हमारे हाथ में हो, उसको बोलेंगे प्राप्ति। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? अनुभूति। अनुभूति हुई। तो जब पुस्तक हमने पढ़ी तो पुस्तक में जो लिखा था, जो ज्ञान था या उसमें जो स्टोरी थी, वो मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैं आत्म विभोर हुआ, आनंद हुआ। इसी तरह से तीसरा वाक्य मैंने लिखा है। इसमें क्या गलती है? दूसरे वाले वाक्य में क्रिया संबंधी। तीसरा वाक्य है, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी। ये मिट गया, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। प्राण की बाजी लगा दी। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी। यहाँ पर प्राण, जब हमने बताया कि जब किसी चीज को सम्मान के लिए प्रयोग करते हैं तो उसको बहुवचन में लिखते हैं। तो उसने अपने
प्राण, प्राण क्या लिखा है? एक वचन में, तो यहाँ पर लिखा जाने थे प्राणों की बाजी लगा दी। प्राणों, उसने अपने प्राणों की बाजी लगा दी, ये होना चाहिए, तब ये आपका सही हो जाएगा। चौथा वाक्य मैंने लिखा है, क्या यह संभव हो सकता है? क्या ये वाक्य सही है? आपके लिए प्रश्न है, क्या यह संभव हो सकता है? यहाँ पर हो सकता है ये पूरा वाक्य ही गलत है, क्योंकि संभावना जब ये व्यक्त कर दी गई तो हो सकता है ये वाक्य हमें नहीं लिखना चाहिए। क्या यह संभव है, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या यह संभव है, और ये वाक्य यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है पूरी तरह से गलत है, तो वाक्य भले बढ़ गया परंतु उसने सही अर्थ देना बंद कर दिया, इसलिए ये वाक्य आपका गलत हो गया। तो यहाँ पर वाक्य होगा, क्या यह संभव है? अब आप देखिए, मैंने दूसरे वाक्य लिखे हैं, बच्चे को काटकर सेब खिलाओ। यहाँ पर क्या गलती है? पदक्रम, पदक्रम संबंधी। हमारा जो वाक्य होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता होगा पहले, कर्म होगा और उसके बाद क्रिया। अब इसमें नियमानुसार कुछ चीजें उपस्थित होंगी, कुछ उपस्थित नहीं होंगी। सकर्मक वाक्य है, अकर्मक वाक्य है, कर्ता विहीन है, सर्वनाम है, कुछ भी हो सकता है, वो इसी स्ट्रक्चर के अनुसार बदलेगा। परंतु जो पदक्रम का सिस्टम होगा वो कर्ता, कर्म और क्रिया इसी आधार पर होगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है हर वाक्य को बनाने में और सही गलत को बनाने में। तो अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने में भी पदक्रम जैसी गलतियां होती है। पदक्रम क्या होता है? पद का मतलब होता है शब्द, जो व्याकरण के नियमानुसार ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयोग कर दिए जाते हैं उन्हें पद कहते हैं, और जब वो वाक्य में प्रयोग हो जाते हैं तो व्याकरण के नियम से बद्ध हो जाते हैं। व्याकरण के नियम से बद्ध होने के कारण ही उन्हें पद कहा जाता है। क्रम का मतलब सीरियल, यानी उन पदों को सीरियल से, एक सिस्टम से रखे जाने से ही वाक्य की रचना होती है। क्योंकि हम ये वाक्य की परिभाषा में ये कहते हैं कि शब्दों का वह सार्थक समूह जो कुछ अर्थ देता हो उसे ही हम वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे अब यहाँ पर बच्चे को काट कर सेब खिलाओ। जब बच्चे को काट देंगे तो सेब किसको खिलाएंगे? तो वाक्य पूरी तरह से गलत है। यहाँ पर हमें लिखना चाहिए सेब को काट कर, इसकी जगह पर लिखना चाहिए बच्चे को खिलाओ। तो ये शब्द पहले लिख देने से और ये शब्द को बाद में लिखने से वाक्य पूरी तरह से गलत हो जाता है। इस शब्द को पहले यहाँ लिखना है और बाद में इस शब्द को यहाँ लिखना है। सेब काट कर बच्चे को खिलाना है, यहाँ पर इस बात का हमें ध्यान रखना है। ये पदक्रम संबंधी गलती है, यानी पद को सही जगह पर नहीं रखा गया है। दूसरा उदाहरण मैंने दिया आपको, मुझे एक फूल की माला चाहिए। अगर आपको एक फूल की माला चाहिए तो एक फूल की कोई माला नहीं हो सकती, क्योंकि एक फूल की कैसी माला हो सकती है? यहाँ पर होना चाहिए क्या? फूल की, मुझे फूल की एक माला चाहिए। मुझे फूल की एक माला चाहिए। अब ये पद सिस्टम्स के साथ आया और एकदम सही है, तो आपका ये वाक्य अर्थ दे रहा है। ऊपर वाला वाक्य क्या है? निरर्थक अर्थ दे रहा है। यानी मुझे एक फूल की माला कहने में ही अटपटा है कि एक फूल की माला कैसे हो सकती है। दूसरा, चीनी में दूध कम है। चीनी में दूध कम है। अगर चीनी में दूध डालते हैं हम कि दूध में चीनी डालते हैं, दूध में चीनी कम है, ये शब्द ट्रांसफर होंगे। ये इधर आएगा
और ये इधर जाएगा। तो दूध में चीनी कम है, वाक्य अब सही होगा। ये वाक्य बिल्कुल गलत है कि चीनी में दूध कम है। अगर चीनी में दूध डाला जाएगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा, इसलिए ये वाक्य पूरी तरह से गलत है। अब हम इसको अलग करते हैं। अब जैसे अगला वाक्य एक हम लिखते हैं, अनेकों लोग घुस आए। अनेकों लोग घुस आए, यहाँ पर बहुवचन है वाक्य में, आप देख रहे हैं, परंतु यहाँ पर अनेकों और लोग दोनों शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं एक साथ, जो किसी भी तरह से उचित नहीं है। यहाँ पर हमें लिखना चाहिए अनेक लोग घुस आए। भाव ये है कि यहाँ पर अनेक अपने आप में, अनेक लोग अपने आप में बहुवचन है। जब लोग लगा दिया तो ये बहुवचन का बोध कराएगा ही। अनेक का मतलब एक से अधिक, बहुवचन का ही बोध करा रहा है। अब यहाँ पर लोग भी लिखें और अनेकों भी को लिखें तो गलत होगा। अगर हम इसको हटा दें, लोग घुस आए, ये भी वाक्य गलत नहीं है, ये भी आपको बहुवचन का बोध करा रहा है। अब अनेकों लोग घुस आए, ये गलत है। क्या होगा? अनेकों लोग घुस आए, ये वाक्य सही हो जाएगा। तो इसमें ये गलती आपको मिल रही है। जैसे एक वाक्य लिखते हैं, गोदान की रचना मुंशी प्रेमचंद ने की। गोदान की रचना मुंशी प्रेमचंद ने की, वाक्य सही है, बिल्कुल आपको सही लगेगा, इसमें कोई गलत नहीं है। परंतु इसमें गलती है जो हम नहीं देख पा रहे। हमें इसमें लिखना चाहिए मुंशी प्रेमचंद ने क्या की? गोदान की रचना की। अब ये वाक्य सही हो गया। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान की रचना की। पहले कर्ता आया, फिर कर्म आया और फिर क्रिया। इस तरह से हमारा जो वाक्य होता है वो किसी न किसी रूप में हमें परेशान अवश्य करता है। हमें लगता है कि हम वाक्य को सही लिख रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, हम सही बोल रहे हैं, परंतु हम अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे वाक्यों को गलत ही बोलते हैं। इसलिए वाक्य को लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या सही हैं। वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धियां हो सकती हैं, पदक्रम संबंधी हमने देखा, कारक संबंधी अशुद्धियां हो सकती हैं। कारक की वजह से सबसे ज्यादा अशुद्धियां प्राप्त होती हैं। वाक्य अशुद्ध हो जाता है, अशुद्ध अर्थ को देने लगता है। जब अशुद्ध अर्थ देने लगता है तो जहाँ पर सामान्य चीजें हैं, कुछ भी मतलब नहीं है व्याकरण से, वहाँ पर तो मान लीजिए आप साधारण, जैसे कह सकते हैं कि साधारण बोलचाल में या सिंपल तरीके से किसी को कुछ समझाना है, वहाँ पे तो हम अपना काम चला लेते हैं। परंतु जहाँ पर व्याकरण की बात आती है, व्याकरण की गुणवत्ता की बात आती है, वहाँ पर ये वाक्य बिल्कुल गलत होते हैं और हमें किसी न किसी प्रकार से परेशान करते हैं। इन वाक्यों का अर्थ भी बदल जाता है। जब इन वाक्यों का अर्थ भी बदल जाएगा तो वो हमें किसी भी प्रकार से क्या करेंगे, सही सपोर्ट और ज्ञान नहीं देंगे। इसलिए हिंदी साहित्य में वाक्यों की अशुद्धियों को ठीक करना ये व्याकरण का बहुत बड़ा क्या है, शगल है, जिम्मेदारी है। ये तभी संभव हो सकता है जब हम सभी लोग इसके प्रति सचेत हैं। तो इस पाठ के आधार पर हमने आपको बताया, ये आपकी बुक में 6वां पाठ है, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना, जिसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं, उसको मैंने आपको समझाया।
ये आप अपने तरीके से और इसकी प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा कि किस तरह से ये होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।